आज धाराओं के बारे में बताते हैं। ये पार्ट फर्स्ट एमए प्रवेश एमए फाइनल में धाराओं के बारे में दे रखा है, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। धाराएं किसे कहते हैं, धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, धाराएं कितनी प्रकार की होती हैं और संसार में कौन कौन सी जल धाराएं कहाँ पे चलती हैं, इनके बारे में आज आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। मेन चीज़ तो यह है कि धाराएं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके बारे में बताया गया है कि कुछ धाराएं हवाओं के कारण उत्पन्न हो जाती हैं, कि लगातार एक ही दिशा में हवाएं चलने के कारण महासागर का जल नियमित रूप से उन हवाओं के साथ साथ चलने लग जाता है, तो उसके कारण भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा तापमान के कारण भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो जल गर्म होने के कारण हल्का होगा, और हल्का होगा तो उसका लेवल ऊंचा होगा। इस कारण ऊंचाई से नीचाई की ओर पानी बहने लगता है और उसके कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो हवाओं के कारण भी, तापमान के कारण भी तथा लवणता के कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। आपने कई बार देखा होगा कि महासागरों की लवणता में भिन्नता पाई जाती है। कुछ महासागरों का जल में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, कुछ में लवणता कम पाई जाती है। जिनमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है उनका घनत्व ज़्यादा होने के कारण उनका लेवल नीचा होता है, तथा जिनमें लवणता कम पाई जाती है उनका लेवल ऊंचा होता है। इस कारण कई बार कम लवणता वाले महासागरों से अधिक लवणता वाले सागरों की ओर भी पानी बहने लग जाता है और वो धाराओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कई वाष्पीकरण के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण भी कई बार लेवल नीचा होने के कारण भी महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इसके अलावा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी समुद्री जल फेरल के नियमानुसार घूमता है, और घूमने के साथ साथ समुद्रों का जल भी धाराओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा तटों की आकृति भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में करते हैं। इनके अलावा ऋतु परिवर्तन, जैसे मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, इनके कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हवाओं के कारण, तापमान के कारण, लवणता की भिन्नता के कारण, इसके अलावा वाष्पीकरण, तट रेखाओं की आकृति के कारण, इसके अलावा अपन बात करें तो तटों की आकृति, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी की घूर्णन गति आदि सभी कारक महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। हवाएं भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में जन्म देती हैं। तापमान की भिन्नता के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। लवणता की भिन्नता के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। वाष्पीकरण भी धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। तटों की आकृति, महासागरों की तटों की आकृति भी, उसके अलावा ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी की घूर्णन गति
आदि कई ऐसे कारक हैं जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं और होते हैं। अब आगे बात करें कि धाराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं होती हैं और दूसरी गर्म जलधाराएं होती हैं। ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति अधिकांशतः उत्तरी अक्षांशों या उच्च अक्षांशों से जिनकी उत्पत्ति होती है वो ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं, और जिनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेशों से या न्यून अक्षांशों से होती है वो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। इस प्रकार धाराएं, एक गर्म जलधारा होती है और दूसरी ठंडी जलधाराएं होती हैं। अब अपन बताते हैं संसार में बहुत से महासागरों में अलग अलग प्रकार की जलधाराएं चलती हैं, जिनमें आज अपन सबसे पहले अंध महासागर की जलधाराओं के बारे में जानकारी देते हैं। आपने देखा होगा कि अंध महासागर एक एस की आकृति का अंध महासागर है, एस आकार के रूप में है। इसमें अपन देखें तो सबसे पहले वर्षा की अधिकता के कारण या हवाओं के कारण या कई कारण हो सकते हैं, उनके कारण सबसे पहले अफ्रीका के गिनी तट से भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिम की ओर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ओर एक जलधारा उत्पन्न होती है और जिसका नाम है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। यह जलधारा गिनी की खाड़ी से शुरू होती है और भूमध्य रेखा के उत्तर के सारे चलती हुई दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील के तट तक चलती है और इसका नाम हो गया उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। और ये एक नंबर इसका नाम हो गया उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। इसके आगे चलते हैं तो यही जलधारा इसके आगे जाके गायना, ब्रिटिश गायना, फ्रेंच गायना, डच गायना, फिर उससे गायना के बाद में कैरेबियन सागर से वेस्ट इंडीज से मेक्सिको की खाड़ी, तो मेक्सिको की खाड़ी तक चलती है और इसका नाम यहाँ पे कर दिया खाड़ी की जलधारा। और दूसरा नाम, इसका नाम क्या हो गया, खाड़ी की जलधारा, जो ब्राज़ील के तट से टकराने के बाद उसके बाद में गायना, ब्रिटिश गायना, फ्रेंच गायना, डच गायना, फिर सूरीनाम, फिर कैरेबियन सागर, वेस्ट इंडीज से होती हुई मेक्सिको की खाड़ी तक चलती है। अब इसका नाम कर दिया खाड़ी की जलधारा। तो दूसरा नाम हो गया खाड़ी की जलधारा। खाड़ी की जलधारा। फिर यही जलधारा आगे चलती है फ्लोरिडा के तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सारे चलती हुई न्यूयॉर्क से चलती हुई लेब्राडोर तक चली जाती है और गल्फ स्ट्रीम से चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सारे होती हुई न्यूयॉर्क से न्यूफाउंडलैंड तक चली जाती है और यहाँ इसका नाम गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो जाती है। और तीसरे नंबर की जलधारा का नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब लेब्राडोर के आसपास पहुंचती है तो ये लेब्राडोर या न्यूफाउंडलैंड के आसपास पहुंचती है तो वहाँ पे पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण ये जलधारा अपनी दिशा बदल देती है और पूरब की ओर चलने लग जाती है और यहाँ चलती हुई इस अंध महासागर के उत्तरी भाग में चौड़े रूप में चलने लग जाती है और इसका नाम यहाँ पे उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह के नाम से इसका नाम हो जाता है। चौड़े रूप में, विस्तृत रूप में बहने के कारण ये फ्लोरिडा के तट से चलती है, फ्लोरिडा यहाँ से, और अंध महासागर के उत्तरी भाग में विस्तृत रूप में जाती हुई ब्रिटेन के उत्तरी भाग या नॉर्वे तक चलती है और इसका नाम हो गया उत्तरी विषुवतरेखीय या उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह। उसके बाद में उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह ग्रीनलैंड, ये नॉर्वे के तट के सारे होती हुई उत्तरी सागर तक चली जाती है। नॉर्वे के तट के सारे उत्तरी सागर तक चला गया और यहाँ इस जलधारा का नाम हो गया नॉर्वे की जलधारा।
नॉर्वे की जलधारा। कुछ पानी ब्रिटेन से टकराने के बाद दक्षिण की ओर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फिर इसके सारे कनारी द्वीप होते हुए उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में वापस आ जाता है और उस जलधारा का नाम उसने कर दिया कनारी की जलधारा। कनारी द्वीपों के आसपास से आने के कारण इसका नाम कनारी की जलधारा कर दिया। इस प्रकार उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, खाड़ी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह, नॉर्वे की जलधारा तथा कनारी की जलधारा, ये एक चक्र के रूप में चलती हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से भी उत्तर से दक्षिण की ओर एक जलधारा चलती है जिसका नाम पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कहा जाता है। ये जलधारा उत्तरी सागर से आता है और उस ग्रीनलैंड के सारे होती हुई वापस उत्तरी अंध महासागरीय जलधारा में आके मिल जाती है और यहाँ इसका नाम दे रखा है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये ग्रीनलैंड से आइसलैंड से होती हुई उत्तरी अंध महासागरीय जलधारा में आके मिल जाती है। इसके अलावा एक जलधारा आर्कटिक सागर से ही, उत्तरी सागर से ही कनाडा और ग्रीनलैंड में बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, इनके डेविस जलदमरू से होते हुए और लेब्रोड के इनके सारे आती हुई न्यू फाउंडलैंड तक आती है और जिसका नाम दे दिया लेब्राडोर की जलधारा। यह लेब्राडोर की जलधारा भी उत्तर से आती है। उत्तर से आने के कारण ठंडी जलधाराएं हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा भी ठंडी है, नॉर्वे वाली भी ठंडी जलधारा है। इस प्रकार अंध महासागर के उत्तरी भाग में उत्तरी अंध महासागरीय जलधारा, खाड़ी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह, कनारी की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, ये उत्तरी अंध महासागर में चलती है और इनमें जो उत्तर से आती हैं वो ठंडी है और जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों से जाती हैं वो गर्म जलधारा है। तथा इनके मध्य में, इनके एक बीच में एक ऐसा शांत महासागर पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार की ज़्यादा हलचल नहीं होती और शांत समुद्र है यह। और इसमें सारगोसा नाम की घास पाई जाती है। इस कारण इस महासागर का नाम भी सारगोसा सागर के नाम से एक महासागर पाया जाता है और ये सारगोसा सागर है। अब अपन दक्षिणी अंध महासागर की बात करें तो जिस प्रकार उत्तरी अंध महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा चलती है, उसी तर्ज पर दक्षिण में भी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा चलती है। वो भी गिनी की खाड़ी से शुरू होती है और गिनी की खाड़ी से शुरू होकर ब्राज़ील के तट तक चलती है और इसका नाम हो गया दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राज़ील से टकराने के बाद दक्षिण की ओर चलती है और चलने के बाद ब्राज़ील के पूर्वी तट के सारे होती हुई अर्जेंटीना तक जाती है और उसके बाद में वहाँ पे पछुआ हवाओं के प्रभाव में आने के कारण, पछुआ हवाओं के क्षेत्र में आने के कारण इसकी दिशा बदल जाती है और यहाँ तक इसका नाम हो गया पूर्वी ब्राज़ील की जलधारा। फिर उसके बाद में जुई अंध महासागर में पूरब की ओर बहती है, इसका नाम हो गया दक्षिणी अंध महासागरीय प्रवाह। दक्षिणी अंध महासागरीय प्रवाह दक्षिण में विस्तृत रूप में बहने लगता है। उसके बाद में उसका कुछ पानी दक्षिणी अफ्रीका के तट से टकराता है, कुछ पानी हिंद महासागर की ओर चला जाता है तथा कुछ पानी टकराने के बाद में उत्तर की ओर अफ्रीका के इस तट के सारे होती हुई वापस इसी में आके मिल जाती है और इसका नाम दे रखा है बेंगुएला की जलधारा। इस प्रकार दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ब्राज़ील की जलधारा, दक्षिणी अंध महासागरीय जलधारा तथा बेंगुएला की जलधारा। एक जलधारा दक्षिण में प्रशांत महासागर से आती हुई दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट से टकराने के बाद फॉकलैंड द्वीपों के आसपास से फॉकलैंड द्वीप के सारे होती हुई पूर्वी ब्राज़ील की जलधारा में आके टकराती है और उसका नाम दे दिया फॉकलैंड की जलधारा। इस प्रकार
अंध महासागर में लगभग 14-15 प्रकार की जलधाराएं बहती हैं, जिनको एक बार अपन दोबारा रिपीट करते हैं। 1 नंबर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, 2 नंबर मेक्सिको की जलधारा, 3 नंबर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, 4 नंबर उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह, 5 नंबर नॉर्वे की जलधारा, 6 नंबर कनारी की जलधारा, 7 नंबर पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, 8 नंबर लेब्राडोर की जलधारा और 9 नंबर अपन करें तो सार्गोसा सागर। फिर दक्षिण में आए तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, फिर पूर्वी ब्राज़ील की जलधारा, दक्षिणी अंध महासागरीय प्रवाह, वेनेजुएला की जलधारा तथा फॉकलैंड की जलधारा तथा कुछ पानी भूमध्य रेखा के सारे होती हुई ब्राज़ील से टकराने के बाद विपरीत जाती है, तो विपरीत प्रति विषुवत रेखीय विपरीत जलधारा आदि जलधाराएं अंध महासागर में चलती हैं। और ये इनमें जिनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेशों से होती है वो गर्म जलधाराएं हैं, और जिनकी उत्पत्ति ठंडे प्रदेशों से होती है वो ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। ठीक है साहब, आज अंध महासागर की जलधाराओं के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। धन्यवाद।